चलो ठीक है, मैं भी आप लोग बता रहा था कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के 4 साल कोर्स है, 4 साल के कोर्स में आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में क्या होता है कि एक सिलेबस होते हैं। हर सिलेबस का क्या होता है, सेमेस्टर में ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। आपको प्रत्येक सेमेस्टर में ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के नाम मालूम होने चाहिए और फिर उस हिसाब से आपको उसके सिलेबस होने चाहिए। फिर उस हिसाब से आप बुक खरीदिए और खुद से परचेज कीजिए। ठीक है, लाइब्रेरी से या किसी और की किताब लेना सही नहीं होता है। खुद की किताब होती है तो जितनी बार चाहे उतनी बार हम उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन सब कुछ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आज चूंकि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो यहाँ पर मैंने सेकेंड सेमेस्टर लिख रखा है और यहाँ पे जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं इस 6 महीना में 6 मंथ के अंदर, तो सब्जेक्ट मैंने नाम लिख रखा है। जैसे सबसे देखो पहला है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। इसका अर्थ है कि जेनेटिक्स के जितने भी मूलभूत बातें होंगी, बेसिक बातें, ठीक है, वो उसको आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। फिर एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। वैसे माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ होता है कि ऐसे जीव जो नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देते हैं उसकी जो स्टडी करते तो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। लेकिन ऐसे माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रोब्स है वो बहुत सारे हैं, हमें सिर्फ उस माइक्रोब्स का स्टडी करना है जो कि कृषि के रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो दूसरा सब्जेक्ट इसलिए आपको ये दे रखा है। तीसरा सब्जेक्ट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। आपको मालूम है कृषि के लिए अब तो वैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर से आपने हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स वगैरह आपने नाम सुना होगा, लेकिन अभी आप लोगों ने उसको ना देखा ना किया है। लेकिन फिर भी जो सबसे मेन बात समझते हैं कि खेती करने के लिए मृदा के बहुत आवश्यक होता है। मृदा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर मृदा जिस हिसाब से पानी द्वारा या हवा द्वारा जिस तरह उसका इरोजन होता है, अगर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, काफी नुकसान हो जाएगा, फिर खेती लायक भूमि बचेगी नहीं। और साथ ही पानी, आपको पता है कि जितने भी डोमेस्टिक यूज होता है पानी, घरेलू उपयोग होता है पानी, उसमें अधिकांश भाग सिंचाई में चली जाती है, जिस वजह से अब नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं ताकि ऐसे पौधों को बनाया जा सके, उत्पन्न किया जा सके, तैयार किया जा सके जो जिसको पानी की कम से कम आवश्यकता हो। नॉर्मली हम जानते हैं धान को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो उसकी खेती पानी में होती है, लेकिन धान में भी अब ऐसी वैरायटी तैयार की जा रही है जो कि कम से कम पानी में आसानी से हो सके। ठीक है, तो इसका क्या है, कंजर्वेशन करना होगी इंजीनियरिंग, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, नए इन्वेंशन का उपयोग करके इसका कंजर्वेशन करना। तीसरा है फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। आपको पता है कि क्रॉप मतलब क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ प्लांट्स को किसी एक जगह पर एक निश्चित पर्पस के साथ एक निश्चित समय में उगाते हैं उसको क्रॉप कहते हैं। ठीक, फिजियोलॉजी का अर्थ होता है कि उस प्लांट के अंदर क्या क्या कार्य होता है। एक तो हम प्लांट पे कार्य करते हैं, लेकिन फिजियो उस प्लांट के अंदर, जैसे हमारे अंदर होता है ना, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, खून दौड़ता है, बहुत सारी चीजें, उसी वजह से पौधे में भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे वो क्या है कि जमीन में उसको लगाते हैं मृदा में, फिर वहां से जल तथा खनिज लवण लेते हैं, फिर वो पूरे पौधे में पूरे भाग में जाता है कि लेता सिर्फ जड़ है और पूरे पत्ते तक जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे उसका भोजन बनता है। भोजन बन गया तो भोजन को फिर तोड़ना है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब भोजन टूट भी गया उससे क्या होगा, फिर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, फिर उसमें डिफरेंशिएशन होगा। ये सारी चीजें जो हम इसमें पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में, यानी इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स पढ़ने पड़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा, रेस्पिरेशन पढ़ना पड़ेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी सेनेसेंस कि पौधे फिर मरते भी तो हैं, बीमार भी तो होते हैं, वो भी इसमें आपको आ जाता है। फिर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। अब है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका तब तक महत्व नहीं है जब तक कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए। ठीक है, हर चीज का आर्थिक दृष्टिकोण होता है, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका क्या आपको बेनिफिट होगा, या उससे आप आमदनी कैसे कर पाएंगे, या फिर आप इनकम कैसे करते हैं, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स, कौन सा, कृषि अर्थशास्त्र जो होता है उसका बेसिक बात है कि मतलब हम फसल कैसे उगाएंगे, उसमें कितना खर्चा आएगा, फिर उसको हम बेचेंगे कहाँ, फिर उसे बेचेंगे तो कितना मुनाफा होगा, ये सब चीजों का स्टडी आप किसमें करेंगे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में। फिर फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसमें कोई भी जीव है ऐसा नहीं कि उसमें रोग नहीं लगता है, रोग लगना ही लगना है। तो चूंकि हम मानव हैं, हम सब शक्तिमान नहीं है, हम रोग को पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रोग को इस प्रकार से स्टडी करते हैं ताकि उसको बहुत हद तक कम किया जा सके, यानी वो फसल को कम से कम नुकसान पहुंचा सके। इसके लिए हमें प्लांट पैथोलॉजी की जानकारी होना आवश्यक होता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं और वह किस समय पौधों में लगता है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और फिर हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी, अब है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। इसमें हम कीट विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। एक तो रोग से पौधे का नुकसान होता है, साथ ही आपने बहुत सारा कीट होते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उस फसल को, अब देखो, कीट को पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते, खत्म करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये किसका पार्ट है, बायोडायवर्सिटी का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए इनको बचा के भी रखना है और इस तरह से कंट्रोल करना है कि ये पूर्ण रूप से ना खत्म हो, ना ही हमारे पौधों का बहुत ज्यादा नुकसान हो।
इसके लिए हमें एंटोमोलॉजी की जानकारी, कीट विज्ञान जानकारी होना आवश्यक है। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई नई मेथड, फसल की कोई वैरायटी निकाल ली या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया या कोई टेक्निक डेवलप किया, तो उसको क्या है कि जब तक किसानों के बीच वो नहीं जाएगा तब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसर्च वगैरह किसी एक स्पेशल जगह होता है, ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट लेने के पूरे समाज में वो चीज फैली है। तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया एक्सटेंशन एजुकेशन। ये क्या करता है कि पूरे एग्रीकल्चर जितने भी रिसर्च होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं, उन सबको क्या होता है इसके माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अगर आप एमएससी में एक्सटेंशन लेते हैं तो आप जो भी प्रोग्राम वगैरह होता है ना, ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट वगैरह सा, ये केवीके में जो थ्रेसर है या जैसे आप ट्रैक्टर खरीदते हैं उस पर आपको सरकार से 10 या 15% सब्सिडी देती है, तो वो सब काम इसका होता है। ये आपको बताएगा कि कितना % सब्सिडी मिलेगा, कैसे क्या, इस सब की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन मतलब होता है संवाद, आप किसी से कैसे बात कैसे करते हैं, इसका बहुत इफेक्ट है। कई बार क्या होता है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन उसका बात करने का तरीका इतना बेहतर होता है कि हमें बहुत प्रभावी लगता है ना। और फिर क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होता है कि हम किसी से मिलते कैसे हैं, हम बात कैसे करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है। तो कोई भी जो सेमेस्टर होता है उसमें जो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट होता है वो इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ठीक। और यही देखिए जितने भी सब्जेक्ट है ये सब क्या है कि आपको सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ के जानकारी नहीं होता, आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें मेरा जो मैं आपको सेमेस्टर पढ़ाऊंगा वो है आपका पैथोलॉजी, ठीक है, ओके।